6 अंग है जिससे वेद एक्टिवेट हो जाते हैं। 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा और प्रातिशाख्य में उच्चारण की बात है। व्याकरण से भाषा समझी जाए, इसकी जानकारी व्याकरण शास्त्र को जानते हैं। व्याकरण से ही भाषा समझना ये बात है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और छंदस, इस प्रकार वेद मंत्र लिखे चाहिए, रिसाइटेशन, ये बात है। निरुक्त, वेद के एक एक शब्द को लेकर उसकी व्युत्पत्ति और अर्थ के बारे में जानकारी निरुक्त इस अंग में दी गई। और ज्योतिष, यही यज्ञ कब करना है, कैसे करना है, खगोलीय स्थिति के बारे में ज्योतिष कहता है। अभी एक अंग है कल्प। कल्प यानी करना भी, कल्प यानी सोचना भी। कल्पना में कल्प शब्द है और करने में वो धातु वही है, कल्प यानी करना। तो क्या करना है, इसके बारे में जो ग्रंथ जानकारी देते हैं वो है कल्प सूत्र। कल्प सूत्रों के फिर 4 भाग है, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शिल्प सूत्र। श्रौत सूत्रों में श्रुति यानी वेदों के अनुसार यज्ञ करने की पूरी विधि बताई गई है, पूरी विधि है। धर्म सूत्र में सामाजिकता है, वेदों के अनुसार ऐसी बातें बताई है जो समाज जीवन और व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यक है। क्या करें, क्या न करें, अगर कुछ बुद्धि से कुछ किया गया तो उसका प्रायश्चित क्या होगा, दंड क्या होगा, और हर एक का कर्तव्य क्या है, इस प्रकार की बातें धर्म सूत्र में। शिल्प यानी डोरी, घास की लकड़ी, इसे नापना शिल्प। तो नापने से क्या है, ये यज्ञ के लिए जो आयतन कुंड बनाने होते हैं वो वहां नापने की बात आती है। तो ज्यामितीय सब जानकारी वहां शिल्प सूत्र में हमने पढ़ा होगा कि ज्यामिति ये पहले भारतीय लोगों ने जानी। पाइथागोरस का सिद्धांत सबसे पहले यहाँ मालूम हुआ था। तो वो कहा तो ज्यामिति शिल्प सूत्रों में किस प्रकार यज्ञ कुंडों की रचना करनी चाहिए ताकि वो अचूक हो जाए, इत्यादि सब शिल्प सूत्र में है। और बात रही गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र में घर में रहने वाला, घर में करने वाले संस्कार, घर के लोगों के लिए संस्कार, जिससे वे संस्कारित हो जाए, यज्ञ करने के लिए पात्र हो जाए, धर्म सूत्रों के लिए भी पात्र हो जाए, धर्म की बात के लिए पात्र हो जाए, इस प्रकार के संस्कारों की बात जहाँ कही है वो है गृह्य सूत्र। क्योंकि ये वेदों का अंग है, साक्षात अंग है, तो यही मान लेना चाहिए वेद के बारे में कुछ भी करना है, चाहे पढ़ना हो मौखिक रीति से, चाहे उसका अध्ययन अध्यापन करना हो, चाहे उस पर अनुसंधान करना हो, चाहे उस पर बोल के उसका प्रचार प्रसार करना हो, अंग तो उसका सक्षम चाहिए। तो वो अंग किस प्रकार कैसे सक्षम हो, तो इसका मार्गदर्शन हमें गृह्य सूत्रों में मिलता है। और वेदांग होने के कारण हरेक वेद के गृह्य सूत्र, आप अगली तालिका दिखाओगे मोनू जी, हरेक वेद के गृह्य सूत्र के पहले वाली, हाँ हाँ ठीक है, यही
ऋग्वेद एक वेद है, उसके गृह सूत्र है अश्वलायन, शांखायन, कौशितकी। कृष्ण ये वेद के संबंधित गृह सूत्र है वो 10 है। पौधायन, भारद्वाज, अपस्तंभ, हिरण्यकेशी, अग्निवेश्य, वैखानस, मानव, काठक, वाराह, कपिस्थल, कठर, इतने गृह सूत्र है। शुक्ल ये वेद के संबंधित गृह सूत्र पारस्कर, सामवेदीय गृह सूत्र गोविल, आदिर, नैयायन, गौतम, जैमिनीय और अथर्ववेद से संबंधित गृह सूत्र में कौशिक। तो आपका ऐसा लगेगा कि बात तो कही है गृहस्थ जीवन के बारे में, बात तो कही है संस्कारों की, तो हाँ हो गया भी। तो इतने गृह सूत्रों की क्या जरूरत है? यही विशेषता है हमारी परंपरा की। हर एक वेद का कुछ अपना विशेष मंत्र समूह है। श्रौत के बारे में उनका विशेष कार्य, उनका कार्य विशेष है। तो उनके लिए जो अधिकारी चाहिए, एलिजिबल व्यक्ति चाहिए, वो भी उनके अनुसार होना चाहिए। तो उनके उन मंत्रों में वेदों के मंत्रों में बताया हुआ संस्कार उसके उस अधिकारी पर होना चाहिए। इसलिए इतने गृह सूत्र है। गृह सूत्रों में ये खाली जानकारी, जो ग्रंथालयीन जानकारी कही जा सकती है, संक्षेप में हो गई। अब इन गृह सूत्रों का विषय क्या है, यहाँ हम आ गए। तो एक तो हमने माना देखा कि गृह सूत्रों का विषय गृहस्थ में गृह जीवन संबंधी सब बिंदु उसमें है। तो पहला परिवार में होने वाला विषय या घटना है किसी का जन्म, परिवार शुरू हो गया। एक और विशेषता बताती हूँ जाते जाते। गृह सूत्रों की इकाई एक परिवार है, व्यक्ति नहीं है। गृह सूत्रों का सोशियोलॉजिकल स्टडी, ऐसी कई किताबें, कई आर्टिकल्स आपको मिलेगी, लेकिन सबने व्यक्ति को सामने रखकर गृह सूत्रों का अध्ययन किया है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं थोड़ा चिंतन कर पाई तो मुझे ऐसा लगा कि गृह सूत्रों की इकाई एक परिवार है, क्योंकि जो करना है गृह सूत्रों से वो परिवार ही कर सकता है। यज्ञ परिवार की बात है। अकेला आदमी कहीं तपश्चर्या करे, ध्यान करे, जप करे और पारायण करे, लेकिन यज्ञ नहीं कर सकता। इसके लिए परिवार ही चाहिए। तो परिवार की बात जब आती है तो गृह सूत्रों का काम शुरू हो जाता। तो गृह सूत्रों की इकाई परिवार है, इसलिए जन्म से लेकर जो सब परिवार में घटित होता है, अंत्येष्टि तक सब संस्कार। किसी ने 16 बताए, किसी ने 24 बताए, कोई और कम ज्यादा हो सकते हैं। तो संख्या में भेद होगा, लेकिन जीवन के हर एक स्थान पर या हर एक मार्ग पर, हर एक समय कुछ करना है व्यक्ति के लिए, करना है व्यक्ति के लिए, और इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट समाज के लिए। इसको तो मैं कहती हूँ कि गृह सूत्र की इकाई परिवार है। वो सीमित नहीं है परिवार तक, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति, संस्कारित परिवार की व्यक्ति धर्म के लिए योग्य हो, धर्म के प्रसार प्रचार, धर्म को स्थिर रखने के लिए और उससे समाज को स्थिर रखने के लिए, फिर
वेद का अध्ययन अध्यापन करने के लिए एंटाइटल, एलिजिबल हो, स्थिर हो, प्रगतिशील हो, सक्षम हो, इस प्रकार की बातें संस्कार से आती है। तो गृह सूत्रों ने इसलिए संस्कारों पर बल दिया। जैसे जन्म होता है बालक का, वैसे संस्कार शुरू हो जाते हैं। इसका ब्यौरा देखना ये मेरा भी यहाँ उद्देश्य नहीं है। बताने की बात यह है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत बिंदु है जिनका जो समारंभ जिनका होता है, खाली वो चुप्पी से नहीं होते। वो हमारी मराठी में है शब्द राजा वाजा करके, हमें ढोल बजा के, अच्छे अर्थ में। तो किसी को बता के, लोगों को बुला के, खान पान करके, गाना गा के, वो व्यक्ति के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग है जो किए जाते हैं। ये गृह सूत्रों में हमें दिखाई देता है, विशेष रीति से दिखाई देता है। और इसके बारे में और एक बात संस्कार के बारे में हम देखते हैं। इन संस्कारों से मनुष्य जीवन का कल्याण तो होता ही है, समाज और विश्व से उसका सामंजस्य होता है। कैसे सामंजस्य होगा समाज और विश्व से? एक संस्कार से। क्यों इस प्रकार के उनके संस्कार के लिए लोग लगते हैं। चुप्पी से कई संस्कार किया ऐसा नहीं होता, समाज लगता है। किसी भी संस्था उनको निमंत्रित किया जाता है, उनको कुछ प्रसाद भोजन दिया जाता है, तो हो गई विश्व समाज से संबंधित बात। फिर विभिन्न अवसरों को गृह सूत्र पवित्रता और महत्व भी प्रदान करते हैं। जैसा विद्यारंभ संस्कार है। बच्चा जब छोटा, तो 5 साल के पहले वाले बच्चों को एक विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। एक बात जाते जाते बताती हूँ। हमने ऐसे महाराष्ट्र में तो विद्यारंभ संस्कार का इतना है ही नहीं, मालूम ही नहीं है किसी को। लेकिन केरला में वो बहुत किया जाता है। विद्यारंभ घर घर में किया जाता है और सब करते हैं। ये बात है, सब में जो कुछ आपके मन में आए ना वो सब सही है। तो अभी इसी विजयादशमी को एक वहां के पत्रकार आए थे, मातृभूमि के, हमारे पहचान के हैं, अच्छे हैं। वो बोले आप क्यों नहीं करती इन छोटे बच्चों का विद्यारंभ संस्कार? तो मैंने बोला आप ही करिए ना, वो अम्मा जी के अनुग्रहित है, तो आप जैसा है तो होगा। तो वो बोले मैं आऊंगा, लेकिन आप करो, आप मैं सिखाऊंगा और हर साल आप करिए 5 साल के छोटे वाले बच्चों को। तो हमने बच्चे यहाँ जो हो आए वो इकट्ठा किए। फिर आए वो राजशेखर जी, वो बोले विद्यारंभ संस्कार का महत्व से पहली बात पर फिर उन्होंने वो बोले कि एक बार मोदी जी ने, तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये कार्यवशात आए थे, ऐसी बात बताई कि सब कहते हैं केरला में 100% साक्षरता है, 100%। तो इसका श्रेय सब लोग देते हैं कि मिशनरी लोगों ने स्कूल खोले और सब लोगों को प्रेरणा दी कि वो जाए पढ़े, महिला बच्चे सब लोगों को। लेकिन वो बोले ऐसे नहीं, वो स्कूल खोले ये बात अलग है और वो सत्य भी है कि उन्होंने खोल, लेकिन अध्ययन के प्रति, विद्याध्ययन के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस केरलाइट लोगों में है, इसलिए वो स्कूल में गए। उन्होंने स्कूल तो सब जगह खोले थे। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि उनमें विद्यारंभ संस्कार जीवित है।
वो शहद में सोने की अंगूठी या कुछ टुकड़ा वो जिह्वा पर इससे ओम ऐसा लिखा जाता है, किसी बुजुर्ग के हाथ से, किसी पढ़े लिखे के हाथ से, किसी अच्छे संस्कारित प्रतिष्ठित आदमी के हाथ से। वहाँ राज्यपाल थे ना, गवर्नर, वो अपने भाषण में बोले थे विजयादशमी, और वो मुसलमान थे, क्या उनका नाम मैं भूल गई। वो बोले मैं विजयादशमी के घर मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और ये ढेर सारा क्यों मेरे घर के सामने। तो मैंने बोला कि मैं राज्यपाल हूँ, या यही इनके जुआ पर ऐसा ओम 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 लिखता रहूं। लेकिन लोग आते थे, उनसे लिखवा लेते थे, ताकि इससे कि बच्चा आगे जाके वो शिक्षा ले, स्कूली शिक्षा लेता है या और कोई शिक्षा लेता है, ये बात अलग है। लेकिन ये सोचा माँ बाप ने समाज में कि विद्यारंभ संस्कार आवश्यक है, और ये हुआ, यानी वो शिक्षा लेगा ही, और लिया। और आज ये वाक्य है कि केरला में 100% साक्षरता है। ये बात मोदी जी ने अपने भाषण में बताई, ऐसा राजशेखर जी ने वहां बताया। तो विद्यारंभ संस्कार एक है। जाते जाते एक बात और यही बात की पवित्रता प्रदान की जाती है हर एक अवसर पर हमारे। और क्यों ऐसा, क्या महत्व है इसका, पवित्रता प्रदान की जाने का, और उत्साह प्रदान किया जाने का। तो महत्व ऐसा है कि ऐसे कई अवसर है कि उनके प्रति हम अति परिचयाद शायद उदासीन रहेंगे या असावधानी रहेंगे हमारी ओर से। जैसे कि विद्यार्थी, चलो बच्चा जाता है स्कूल में तो जाने दो, नए कपड़े पहनो, हाथ में स्लेट दे दो और जाए वो। और या अकेला जाता है या कुछ अकेला व्यक्ति उसको छोड़ के जाता है, छोड़ने के लिए जाता है, लाने के लिए जाता है स्कूल में, हो गया। यही असावधानी है, उदासीनता है उसके कार्य के, उस अवसर के प्रति एक प्रकार की, और वो अति परिचयात है। 4 5 6 बच्चे हैं, हर एक के बारे में ऐसा, ये छोटा है, किसी को अरे इसको भेज जाओ स्कूल में, चलो, ये नहीं। उसको भी लगता है कि मैं कोई हूँ, मेरे लिए इतने लोग आए हैं, मेरे लिए ये सब चल रहा है। इस प्रकार की जागरूकता, दक्षता इस संस्कार से जुड़ी रहती है। और संस्कार से सामाजिक तंद्रा और अवज्ञा का निराकरण होता है। सामाजिक तंद्रा और अवज्ञा का निराकरण होता है, ऐसा ओम प्रकाश पांडे विद्वान है, उन्होंने इसी तरह बताया है। और उन्होंने और भी एक बात बताई कि संस्कार बहुल जीवन होने से हमारा जीवन अनाकर्षक, चमत्कारहीन और जीवन के प्रति भावुक संगीत से रहित होगा। संस्कार रहित जीवन, संस्कार से ये सब बन जाता है, जीवन आकर्षक बन जाता है, क्योंकि संस्कार में ये अंतर्निहित है कि हमारे पारिवारिक जनों को बुलाया जाए, जिससे और संस्कार से और भी कुछ होता है, आरोग्य प्रदान किया जाता है, आरोग्य आता है अपने आप, और अच्छा सात्विक आरोग्य आता है। जैसे कि गायत्री का जप, सूर्य नमस्कार, उसमें भोजन विधि भी है। तो आपको लगेगा आरोग्य तो जिम में जाके ही आएगा ना, उसके लिए सूर्य नमस्कार और गायत्री जप की क्या जरूरत है ना। मेरा भाई डॉक्टर है, वो ऐसे ही छोटे बच्चे ने उसको बुलाया, बताया कि क्यों जरूरत है। तो वो बोला, देखो भाई, आप स्कूल से कैसे जाते हो? बोला, ऑटो से जाते हैं।
वो ऑटो वाले काका कैसे है, ऐसे ताकतवर है, चलिए बता दिया। तो और पूरा वर्णन किया। तो मेरे भाई ने उसकी भाषा में उसे समझाया, और भाई ने फिर पूछा कि हनुमान जी की तस्वीर देखिए, वो कैसा है? वो पतला जैसा है। तो ताकत किसमें ज्यादा होगी? काम करने की शक्ति। ऑटो वाला खाली ऑटो चलाएगा, और हनुमान कोटिचा कोटि डाणे जे पावे बड़े बड़े, ऐसा। तो भाई ने बताया कि जिसका शरीर ऐसा पतला हो, फिर भी उसके भाषा में बताया ऐसा पेट भी सीधा है। तो हनुमान जी का वर्णन ही ऐसा है, बेटका सड़पा तऊ, उसकी छवि बहुत अच्छी है। और वो पहलवान जो होते हैं ना, वो खाली क्या बोलते हैं इसको, ताकतवर मोटे होते हैं। उनकी जो शक्ति है वो सात्विक शक्ति नहीं होती ही है, ऐसा नहीं। लेकिन इस उपासना से जो शक्ति आती है वो सात्विक शक्ति आती है, जो अच्छे काम के लिए ही उपयुक्त होती है, और उपयुक्त की जाती ही है उनके मन में। तो पहलवानों की शक्ति किस काम के लिए होती मालूम नहीं, लेकिन वो सात्विक शक्ति हो जो समाज के लिए उपयुक्त हो, ये संस्कार से शुरू होता है। भोजन विधि की भी वही बात है। और समाज और व्यक्ति का अन्योन्य संबंध क्या है, ये गृह सूत्रों का दूसरा विषय। व्यक्ति और व्यक्ति का अन्योन्य संबंध क्या होगा? एक परिवार और दूसरे परिवार का अन्योन्य संबंध क्या होगा, ये गृह सूत्रों का विषय है। वहां ऐसे बिंदु बताए गए हैं कि व्यक्ति व्यक्ति का संबंध उसमें अच्छा रहा ही जाता है, बिना ऐसा संबंध वो कार्य हो नहीं पाते। ये गृह सूत्रों ने बताया, इस पर ज्यादा बल दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि गृह सूत्रों में परिवार एक इकाई है। देखिए, राखी और भैया दूज जैसे त्योहार है, गृह सूत्रों से ही आगे जाके ये हमारे आज जो त्योहार चल रहे हैं ना, ये आए, इनका मूल गृह सूत्र में कहीं ना कहीं है। भाई बहन चाहिए ही, ये मेरा भाई जैसा है, ये बात वहां नहीं। शादी में मामा चाहिए ही, और मामा ही चाहिए। नामकरण के समय बुआ ही चाहिए, हमारे यहाँ तो ऐसा है, बुआ ही चाहिए। विवाह के समय वो हम इसको करावली कहते हैं, हाथ में कलश और दिया लेके छोटी लड़कियां वर वधू के पीछे खड़ी रहती है, परिवार की लड़कियां होती है। तो पुत्र तो चाहिए ही, विवाहिता चाहिए, क्योंकि हर किसी प्रसंग के पहले संस्कार में और प्रसंग में, वो चाहे वो संस्कार हो या ना हो, 5 महिलाएं विवाहिता अंशवान कहती है, मीना जना कहती है। तो 5 महिलाएं परिवार की चाहिए। कोई 5 महिला, मैंने ये देखा है कि 5 महिलाएं नहीं थी उस परिवार में, मेरे पड़ोस वाले थे, तो इसको बुलाओ इसको बुलाओ, वो बोली मेरा स्वामी नहीं हुआ, वो बोली मैं अभी ऑफिस जाने की गड़बड़ी में हूँ, तो झाड़ू लगा रही थी। तो प्रज्ञावाद शुरू हुआ, क्या है वो तो महिला ही है, तो विवाहिता ही है, चलो उसको बुलाओ। परिवार की चाहिए, जो अच्छे घर की हो, जिसका मन अच्छा हो, अच्छा खाया पिया है, अच्छा मन है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, वो मन से शांत रहे। ऐसे कहीं गए व्यक्ति जेलसी से या कुछ और सोचती नहीं हमारे प्रति,
तो परिवार की महिलाएं चाहिए। इतना ही नहीं, शांघायन नाम का एक श्रोत सूत्र है और लौगाक्षी नाम का भी एक श्रोत सूत्र है। वहां विवाह के समय वधू वर जब चयन हो जाता है, वर वधु के घर जाता है, किसी उसका रिश्तेदार वधु के घर जाता है और प्रस्ताव देता है हमारे लड़के के लिए ऐसा कुछ, और वो मंगनी कहते हैं ना, हाँ वो हाँ होता है, तो एक आनंद की बात है। तो एक रिचुअल बताए वहां करने का, और वो रिचुअल है वो परिवार की महिलाएं सज धज कर नृत्य करती है, गाना गाती है, वाद्य बजाती है, वाद्य वादन करती है। देखिए वो पंजाब, इस वहाँ के लोगों में खास करके महिलाओं का गाना और वाद्य वादन होता है, नृत्य होता है। वो जो लौगाक्षी गृह सूत्र में विशेष रीति से बताया वो लौगाक्षी वहां का था। अब वो सब जगह आ गया, ये बात कुछ अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि गृह सूत्रों में ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जहाँ पूरे परिवार की आवश्यकता होती है। फिर भी गृह सूत्रों ने और एक विशेष बताया, जो बहुत गृह सूत्रों ने बताया है, मैं तो कम ज्यादा दिया है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा बताया है अगर कहीं कुछ आपको संदेह लगे कि यहाँ क्या करना है, तो कुलधर्माः ग्रामधर्माः विशेषतः कुल स्त्रियाः वृद्धा, जो वृद्ध बुजुर्ग कुल की महिलाएं हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए। ग्राम धर्माः, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोग किस प्रकार कहते हैं करते हैं किसी प्रसंग में, उसकी पूछताछ करके आगे जाइए। फिर बात आई परिवार की और समाज के संबंध की। गृह सूत्रों के नजर से व्यक्ति और समाज का अनुबंध कभी भी शिथिल भी नहीं हुआ, काटा तो नहीं ही, वो दूर की बात है। जब कुलस्त्रिया स्त्री यानी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, घर की, परिवार की, कुल की यानी परिवार की, पड़ोस वाला, यहाँ के गांव वाला, वहां के गांव में रहती हो तो उनको जाके पूछना है। आ गई समाज की बात, आ गई परिवार की बात, अब यही बात है ग्राम धर्म। फिर एक आगार प्रवेश नाम का एक विधि है, वो वास्तु निर्माण है, वास्तुशास्त्र है, ये भी सब है विधि। आगार प्रवेश मैं इस पूरे गृह सूत्रों की ओर संस्कारों का ब्यौरा और संस्कारों की संख्या और संस्कारों की खाली विधि, इस दृष्टि के अलावा गृह सूत्रों ने समाज, व्यक्ति और समाज, ज्यादा करके परिवारजन, इन पर किस तरह बल दिया है, इससे इस दृष्टि से मैं ज्यादा देखती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो मैं सोशियोलॉजी पढ़ती गई इसके लिए, तब मुझे ये ध्यान में आया कि ये बात सोशियोलॉजी के बहुत भाग विशेष है। ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स रिलेटेड टू सर्टन ऑर्गेनाइजेशन शब्द है, हो सकता है कई ग्रुप, ये माइक्रो सोशियोलॉजी, मैक्रो सोशियोलॉजी, इन सब इनमें ग्रुप है। ग्रुप तो ये मेरी सोसाइटी है, इसका भी एक ग्रुप हो सकता है। परिवार की बात की है, आपके जनों की बात, बंधु जनों की बात की है, तो ये विशेष बात है हमारे आगार प्रवेश की। आगार प्रवेश में वो कुटुंब जन सहित, ये बात, कई नया वास्तु निर्माण किया है, नया भवन निर्माण किया है, तो उसमें पहले प्रवेश करना है। तो जो गृहपति है वो
सब कुटुंबजनों सहित वहां प्रवेश करें, ना कि अकेला, ना कि खाली पत्नी सहित, भाई बहने माँ बाप सब और उनका परिवार, ये सबका वो बौधायन गृह सूत्र है। उन्होंने ये विशेष बात बताई है। और एक बात बताती हूँ, गृह सूत्र हम देख रहे हैं, श्रौत सूत्रों का भी उल्लेख किया था। श्रौत सूत्र खाली यज्ञ के बारे में ही बताते हैं और कुछ नहीं। सोम यज्ञ में एक विधि है, आश्चर्य की विधि है वो। एक समय ऐसा है दूसरे चौथे दिन अग्निष्टोम में कि परिवार के जन, कुटुंबजन, खाली कुटुंबजन ऐसे एक पंक्ति बनाते हैं, आगे पति पत्नी, बच्चे, बहन, बहन का परिवार, ऐसा ऐसा सब रिश्तेदार, सगे सगे रिश्तेदार, और उनके ऊपर ऐसा कपड़ा ढांक के दो लोग, पीछे वाले दो पकड़ गए हैं, आगे वाले दो पकड़ गए हैं, और ये परिक्रमा करते हैं पूरे मंडप की। हाँ, दादा परिवार के जन चाहिए, किसी कोई नहीं है तो अरे इसको बुलाओ इसको बुलाओ, ये बात होती ही नहीं वहां। और एक करम्ब पात्र बनाया जाता है, करम्ब विधि होता है वहाँ। करम्ब पात्र, उस करम्ब नाम का एक पदार्थ है, वो उसमें वो पात्रों में रख कर उसके आहुति दी जाती है। वो करम्ब पात्र बनाने की भी विधि है, वो विधि है। तो उसमें परिवार के जितने लोग हैं अधिक एक इतने बनाए जाते हैं, विद्यमान कितने हैं, और वो अधिक आगे आने वाले के नाम से आगे बढ़ेगा ना परिवार, वो निश्चय है वो परिवार बढ़ेगा, इसके लिए और एक कर्म पात्र उसका और बनाया जाता है। ये एक, और देखिए आप एक शिष्टकृत और धारा, कुछ भी हो आपका संस्कार हुआ, चाहे वास्तु शांत हो, चाहे ग्रहमुख हो, या शतचंडी हो, नवचंडी का हवन हो, और भी कुछ छोटे मोटे यज्ञ या अनुष्ठान हो, तो आखिर में उसमें एक वसुर धारा होता है, और लंबी, इसको वसुर धारा कहते हैं, इससे हवन होता है। बाद में वो पुरोहित बोलता है गृहपति को, आपके परिवार के सब लोगों को बुलाओ, नहीं यहाँ वहाँ बच्चे कब महिलाएं करती हो दिशा, तो सबको बुलाया जाता है। वो रुकते हैं तब तक जब कोई ना आए, आए सब आए, इसको पूछो उसको पूछो, कोई यहाँ वहाँ बोलते नहीं गया नहीं गया, आए फिर जल छिड़कते। परिवार के सब लोग चाहिए, अकेला गृहपति और पत्नी नहीं, ये एक बहुत महत्व की बात है। और अगर इस समय कोई खाली नजदीकी संबंध का क्यों हो, मित्र या और कोई आके बैठा, तो परिवार के है ना सब, परिवार के है ना सब, तो कोई बोलता है थोड़ा वहां बैठ जा, परिवार का नहीं है। आप उससे संबंध तो आत्मीय हो गए, अच्छे हो गए, प्रेम के हो गए, लेकिन परिवार एक अलग बात है जिसको समझना चाहिए, और जिसके फिलोसॉफी तक जाके समझना चाहिए। जिस बिंदु को इस प्रकार का चित्रण हमें गृह सूत्रों में मिलता है। हमारे यहाँ के विवाह में झाल नाम का संस्कार है, वो गृह सूत्रों से आते 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 आते, और गृह सूत्रों इतने क्यों लगे आगे जाके कुछ ग्राम धर्म बताए हैं, कई ग्राम धर्म फिर बाद में उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ऑथराइजेशन हुआ, ये भी एक महत्व की बात है। ये हमारे यहाँ नहीं है, इतने इसमें जो है वही है, ऐसा नहीं हुआ। आगे आने वाला जो ग्राम धर्म है वो चलते आए हैं परंपरा से, उनका यहाँ समावेश करता है, ताकि जाके इससे वो बढ़ गई है संख्या गृह सूत्रों में वर्णित कर्मों की। और एक अच्छी बात बताती हूँ,
एक धर्मकोश का कार्य चल रहा है पूना में, वाई में, प्राज्ञ पाठशाला मंडल का। धर्मकोश के 46 वॉल्यूम निकलने वाले हैं पुस्तक, इसमें से 30-32 आए होंगे। वही जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने जहाँ संस्कार बताए हैं, अवसरों में क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है, किसके साथ करना है, ये सदी सदी में जाके ये कोई गृह सूत्र बताएगा, कोई धर्म सूत्र बताएगा, कोई श्रुति बताएगी, कोई इस पर बताएगी, कमेंट्री बताएंगी, कुछ प्रयोग ग्रंथ बताएंगे। वहां जाके 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 इनका संग्रह किया है। और मुझे गर्व महसूस होता है ये बात बताने में। धर्मसूत्र का एक ग्राउंड प्लान है, इतनी बारीकी से वहां बातें बताई हैं। ऐसे दंतमंजन, स्नान, शौचादि विधि, ये क्या विधि की बात है? इस पर भी चिंतन किया है, कहाँ जाए, किससे दंतमंजन करे। एक सदी में इसने बताया, दूसरी सदी में मान लो कि दूसरे किताब में, ग्रंथ ने बताया, इससे भी कीजिए। तीसरे वाले ने बताया, वो भी वाली बात छोड़ दीजिए, पहले वाला जो है वही अच्छा है। और ने बताया ये नहीं, वो जलवायु का भी विशेष होता है, स्थान स्थान पर, तो उसके अनुसार जो अच्छा रहता है उसका उपयोग करना चाहिए। विचार, छोटी मोटी मनुष्य जीवन के छोटी मोटी बातों पर विचार गृह सूत्रों ने किए हैं। तो मैं चाल की बात बता रही थी, वो जब वधू की स्वीकृति, विवाह पूरा हो जाता है और गृह प्रवेश के पहले सब वर पक्ष के सब परिवारजनों को बंधुजनों को बुलाया जाता है, जो वधू के जीवन के लिए, वधू की सुरक्षा के लिए, वधू के सुख के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी हो, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, ताकि वधू पक्ष को भी समझे कि जहाँ कन्या जा रही है उसको देखने के लिए, संभालने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। एक की चूक होगी लेकिन बाकी तो छान नहीं बैठेंगे, आगे आएंगे, और उनको भी समझ में आएगा कि कन्या आ रही है, हम सबको लेकर उसको संभाल, लक्ष्मी को। तो नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। ना ही केवल व्यक्ति से बात होती है, व्यक्ति की बात होती है, गृह सूत्रों में हमारे परिवार में और भी कुछ होता है, इसकी भी बारीकी से चर्चा करके स्थापन किया है उनका। जैसे कि खेती में, तो खेती वाले ही लोग जो ना ज्यादा करते, खेती में एक सीता यज्ञ होता है, सीता यज्ञ। वो सीता यज्ञ जब प्लाउइंग द ग्राउंड, बीजावाप के पहले किया जाता है। अभी किससे संवाद हो रहा है? भूमि से संवाद हो रहा है। वास्तु के समय वास्तु से संवाद हो रहा है। यात्रा के लिए प्रस्थान, ये भी बात एक मंगल बात हो जाता है तो मंगल होनी चाहिए। वो उदासीनता से इसकी ओर ना देखा जाए, अति परिचय आ जाए, असावधानी से ना देखा जाए। तो यात्रा के लिए प्रस्थान के समय भी एक अनुष्ठान होता है। और जो यात्रा के लिए जा रहा है, अपने घर को देखकर एक मंत्र बोलता है, मित्रावरुण है, उसकी शुरुआत है कि हे मित्रावरुण, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप
इस घर को संभाल के रखिए। वास्तु को संभालना यानी परिवार को संभालना, खाली ईंट या पत्थर की जो वास्तु है उसको संभालने के लिए नहीं है। ये पूरा परिवार मेरी अनुपस्थिति में ठीक रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और वास्तु को भी ये प्रार्थना है ही कि जो घर में है उनकी ओर ठीक तरह से देखें। हम भी वास्तु करते हैं, वास्तु के बाद उस वास्तु को हर दिन ये प्रार्थना की जाती है, देहि में गृह जन सुखम। ये आया प्रिय सूत्र से और वेद से आया है, वही मंत्र बोला जाता है। वास्तुष्पते प्रतिजानी ही अस्मान, हमें आश्वासन दीजिए कि हम आपसे जो प्रार्थना करेंगे वो जो जुष्ट अच्छी बात मांगेंगे वो आप पूरी करोगे। और अनमीवो भवानः, हमारे ये घर जंतु रहित हो। अनमीवो, विघातक जंतु यहाँ ना रहे। और द्विपदे और चतुष्पदे संभव, हमारे घर में जो द्विपाद चतुष्पाद सब रहते हैं उनके प्रति कल्याणकारी हो। तो सबसे संवाद कर करके उनको परिवार के लिए बताया जा रहा है। और वो जब प्रस्थान किया फिर घर आता है वो गृहपति, तो फिर वास्तु से फिर अंदर पैर रखने से पहले वास्तु की ओर देखता है और फिर प्रार्थना करता है, अब मैं आ अच्छी तरह से। तो ये बात गृह सूत्रों की है, बहुत त्रुटि बताया है मैंने, लेकिन मेरा मंतव्य ये है कि पूरा मनुष्य जीवन उनके सामने है। और मनुष्य जीवन खाली खंडित विखंडित करके नहीं सोचा। मनुष्य जीवन हमेशा पहला परिवार से जुटा है, समाज से जुड़ गया है। वो परिवार और समाज का एक ऑर्गेनिक अंश है। इस दृष्टि से ये प्रिय सूत्र मनुष्य जीवन की ओर देखते हैं और समाज की ओर भी देखते हैं। फिर बात आई ये क्यों किया उन्होंने, और किसी धर्म में इस प्रकार की रचना है नहीं है, मैंने देखी था, एक दो बातें बताई होगी, ऐसा ही करना है। लेकिन इस प्रकार की वैविध्य समृद्धि है क्यों आई? तो मुझे ऐसा लगता है जब परिवार स्वस्थ होता है, परिवार भरा पूरा होता है, तो वो गृहपति भी स्वस्थ रहता है, मन से भी शरीर से भी। और जो कोई उसका कार्य है उसने हाथ में लिया होगा वो अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन परिवार ही खंडित है, त्रुटि है, अलगाव में है, तो उस चिंता में मालूम नहीं वो अपने हाथ में लिए हुए कार्य में कितना आगे जाएगा। और गृहस्थ जीवन समाज की नींव है। जितना गृहस्थ जीवन सुदृढ़ हो उतना समाज भी स्थिर होगा। और प्रगति की बात खाली स्थैर्य में ही चलती है। गति और स्थैर्य ऐसे लगेंगे परस्पर विरुद्ध, लेकिन बात तो ये सच है कि प्रगति की बात जब स्थैर्य होता है तब होती है। और स्थैर्य गृह जीवन में जैसा अनुशासन किया है उससे आता है, उससे आता है। क्योंकि अनुशासन में इस प्रकार का विचार है गृह सूत्रों के, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने ये भी कुछ थोड़ा न देख सकी और न देखा कि आजकल के सोशियोलॉजी और गृह सूत्रों की कुछ तुलना की है, लेकिन वो तुलना मुझे अधूरी लगी इसके कारण कि गृह जीवन की ये दृष्टि, जीवन दृष्टि वहाँ ठीक तरह से समझी नहीं। और एक बात है कि गृह सूत्र आए ही क्यों?
मनुष्य जीवन का अनुशासन करने के लिए अनुशासन करना चाहिए। पशुओं के लिए अनुशासन की बात नहीं है कुछ, निसर्ग प्रेरणा से जो होता है उनसे उनका चलता है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, मन है, तो वो यहाँ वहां ना भटके और उसमें जो शक्ति है उसके मन में, बुद्धि में, वो ठीक काम के लिए ही हो और आगे जाके उसको मुक्ति की ओर जाने की प्रेरणा मिले और वो जाए, ये भी इसमें अंतर्निहित है। इस दृष्टि से गृह सूत्रों की रचना हुई है, इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगा। जहां तक मैं इन सूत्रों को समझा सकी, मैंने आपके सामने कुछ बिंदु प्रस्तुत किए। जी ताई, हमारे अभी 5:53 हुए हैं। हम कुछ प्रश्न अगर किसी के हैं तो वो ले सकते हैं। हाँ, रामचंद्र जी, आप अपना प्रश्न रखें। हाँ, प्रणाम ताई। अभी आपने प्राज्ञ पाठशाला वाई का उल्लेख किया और उनके कार्य के बारे में बताया, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो संस्कृत में ही उनका ज़्यादा चल रहा है। तो अभी जो कार्य होने वाला है वो किस भाषा में उसका विस्तृत भाग निकलने वाले हैं? इनके सब भाग संस्कृत में ही है। तो मेरी प्रोफेसर सरोजा भाट, वो वहाँ अध्यक्ष है, इसलिए ये निवेदन हाथ में कि खाली हर एक भाग का संक्षेप मराठी या हिंदी में भी हो जाए। देखा ही है, लेकिन इसमें एक भाग का उसने किया भी था, लेकिन छपा या ना छपा मालूम नहीं मुझे, हमने लिख के दिया था, इतना मुझे मालूम है। छपा ही था वो, लेकिन और भागों का नहीं है। और वो इसके लिए फंड रेजिंग लोगों को पूछना ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें ये बात सही है कि जो है वो खाली संस्कृत में, केवलानंद सरस्वती खाली संस्कृत के ही थे जी, प्रादेशिक भाषा में। पावा काव्य लिखा है काव्य में, उसका मराठी में हुआ है, हिंदी में भी मैंने सुना है कि हुआ है। थोड़ा बहुत तो चाहिए ना और भाषा में, ताकि लोग समझ सके और लोग, तो ये भी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ताई, इसमें आपने जो बताया कि अगर परिवार ही टूटे, आज तो न्यूक्लियर फैमिलीज और मैंने चलन ही ऐसा हुआ है कि इसकी जानकारी, इसकी शिक्षा, इसको सामने होते हुए देखना, देख देख के सीखना, और जैसे परिवार के बुज़ुर्गों से पूछ कर करना या गांव में पूछ कर करना, ये सुलभ ही नहीं रहा है। और शिक्षा में तो इसकी बात होती ही नहीं है। जैसे आपने सोशियोलॉजी में भी बात किया, आपने तुलनात्मक थोड़ा अध्ययन भी किया, तो सोशियोलॉजी पढ़ा तो संस्कारों के बारे में पता चला, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए कैसे योजना करनी चाहिए? मैंने ये महत्वपूर्ण है, होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे हैं। तो इसमें मैंने कभी कभी मुझे लगता है कि इसकी आज के समय में इसको कैसे देखें और कैसे करें, इसके लिए पुनः विचार करना चाहिए, ताकि जो संस्कारों के पीछे की जो सोच है, जो सिद्धांत है, वो तो पकड़ के रखें, लेकिन करना कैसे है, ये आज के समय की स्थिति को देखते हुए हमको कुछ इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से भी। और माने कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये करना है और ये होना है, और इसकी सुलभता रहे। इसके बारे में कुछ क्या करना मैंने चाहिए? अपनी ओर से ऐसा सोचा है कि पहला कदम मैं ही उठाऊं।
तो ये कि परिवारजनों को इकट्ठा करना, और मैं यही बात बताते बताते जाती हूँ लोगों को, तो थोड़ा बहुत यथार्थ गया है कि परिवारजनों को बुलाओ किसी भी छोटा मोटा काम के लिए, बस इसी से शुरुआत होगी। कोई भी हो, चाहे दिवाली हो, चलो, लेकिन सबको, खाली भाई को नहीं बुलाना, अपने परिवार में जितने लोग हैं उन सबको बुला। इसके लिए साल भर पैसा इकट्ठा करो, बात तो आज लेकिन परिवार लोगों को इकट्ठा बुलाना चाहिए, और इससे ये चलेगा कि ये मेरा भाई है, और कुछ बात इससे शेयर की जाएगी। आप अभी अभी मैंने कल ही पढ़ा एक आर्टिकल, पुरुष दिन था ना, इंटरनेशनल पुरुष दिन था, तो वो डॉक्टर ने बताया कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन केसेस पुरुषों के आती है, महिलाओं के से भी ज्यादा। और उसमें बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ बच्चा होता है, किटी पार्टी होती है जहाँ जाते हैं, पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं होता है, यानी अपने मन में जो है वो शेयर करने के लिए उनको कोई स्थान भी नहीं है। वो बोलने के लिए भी स्थान नहीं है, हंसने के लिए। तो खुल के रोना, खुल के हंसना कब होता है? जब अपना वहां सामने बैठा हुआ होता है, तब खुल के रोना और खुल के हंसना होता है। तो इसलिए यही शुरुआत है मेरे काम की कि कुछ भी हो, अपने परिवारिक जनों को बुलाओ, तब पता चलेगा। और अभी ये जहां तक मैं देख रही हूँ हो रहा है ऐसा, बस यही से शुरुआत है। आप भी बताइए अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों को, आप लोगों को, कि कुछ भी छोटा मोटा हो, अपने परिवार के लोगों को, अपने गोत्र के लोगों को। हमारे पाटस्कर लोगों में एक अच्छा है, हमारे अगस्ती गोत्री एक पूजा के लिए आते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो जहाँ वहाँ भारतवर्ष में होगे ना, उन सबको बुलाया जाता है, तो वो आते हैं। बुलाने की बात तो कम है। कुल देवता के लिए, तो कुल देवता क्यों होती है? कुल ही के लिए होती है ना। तो उनका महत्व ये है, तो ये कैसे करना है? ये ऐसे करना है कि कुल के जो बचे हैं उसको बुलाओ, खिलाओ, ताकि पहचान रहे, और वो भी माने कि ऐसा होना चाहिए। आगे जाके वो शुरू होगा, अभी शुरू होगा तो 2-3 पीढ़ियों के बाद वो दृढ़ होगा। जी ताई समय। हाँ जी, बताइए। नहीं, मैं तो खाली कह रहा था कि समय भी हुआ है। हाँ 2 मिनट हम इंदु ताई से भी, उनके भी कुछ शब्द सुने और समापन करें, ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है ताई। इंदु ताई, आप अपनी बात रखकर समापन कराएंगे। भाग्यलता ताई, आप का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ग्रह सूत्र, इसका महत्व और हमारे जीवन में इसका महत्व और कितनी बारीकी से इसको डिज़ाइन किया है, इसके बारे में हमको बताया। और हम सभी अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने जहाँ भी हम रह रहे हैं, इसका चलन हम बढ़ाएं, इसकी शिक्षा के बारे में हम ध्यान दें। ऐसा हम सभी करें, ऐसी आशा के साथ इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। जी नमस्कार। मेरा खुल ही नहीं रहा हाँ, है, मुझे लगा ताई। अनम्यूट हो ही नहीं रहा है। हाँ जी हाँ, जी ताई। इसलिए ये ताई का ये करके किया। कुछ नहीं, आपने समापन कर ही दिया। भाग्यलता ताई के साथ हमारी तो वैसे भी बातचीत होती ही रहती है, और हमेशा इसमें हमको नया नया कुछ जानने को मिलता ही है। मेरा केवल ये था कि एकेडमिक क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये हमारी भाषा में, मैंने हिंदी में आई कि लिखा क्या है, सबको साथ मिलकर रहना, अच्छे से रहना, पवित्रता का भाव उसमें आना, आत्मीयता का भाव आना, आनंद का भाव आना, सब कुछ सकारात्मक होना,
सुख और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सब कुछ होना, ऐसा सारा हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो उपलब्ध है, केवल हम उनकी ओर देखते नहीं हैं और हम जानते नहीं हैं। और इसको वास्तव में समाज शास्त्र के डिपार्टमेंट में डालना चाहिए, उसके स्थान पर संस्कृत के डिपार्टमेंट में ही डाला है, जहाँ संस्कृत पढ़ने वाले लोग ही इसको जानते हैं। बाकी लोग सब यूरो अमेरिकी दृष्टि से शास्त्र पढ़ते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ तो इसमें होगा कि इसको पहले हिंदी में लाओ कि गृह्य सूत्र है क्या और गृह्य सूत्रों में लिखा क्या है। फिर उसका वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भाष्य करो, ये क्यों आवश्यक है, इस रूप में ये हमको सुख समाधान आनंद देता है, संस्कृति की रक्षा करता है। ये मैनुअल है कि ऐसा करो और ऐसा न करो। दूसरी बात है, इसमें मनुष्य, प्राणी, ये वास्तु, पात्र, ये सब जो पदार्थ हैं उनके साथ भी आत्मीयता का संबंध बताया है, उनको भी पवित्र और उपयोगी माना है। तो ये जो दृष्टि है, उस दृष्टि को हमने भाष्य करते समय स्पष्ट करना चाहिए। ये दूसरा चरण होगा। और तीसरा चरण होगा, वर्तमान संदर्भ में गृह्य सूत्रों में क्या जोड़ने की आवश्यकता है, किस रूप में उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, नए मैनुअल तैयार करना, ये भी होना है। कृति में तो ताई ने बताया ही कि हम कार्यक्रमों के आयोजन संस्था में करें या कार्यक्रमों का आयोजन परिवारों में करें, पहले तो सबको साथ में जोड़ना शुरू करो, सबको बुलाओ और सबका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है ये बताओ। तो कृति से लेकर लेखन तक, प्रस्तुति तक, ये सारी बातें हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी हैं। इस चुनौती को हम स्वीकार करें। यही इसी उद्देश्य से हमने ये सब जानने का भी प्रारंभ किया है। हम लोग संस्कृत तो पढ़े नहीं है, इसलिए इन शब्दों से शब्द भी हमारे लिए अपरिचित लगते हैं। फिर उस ग्रंथ में क्या लिखा है ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ जाने बिना ऐसे अज्ञानी लोग आज विद्वत्ता की बातें करके समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, धर्म की बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं। इस दुस्थिति से बाहर आना और हमारे ज्ञान क्षेत्र को परिष्कृत करना, शुद्ध करना, व्यवस्थित करना और भारतीय बनाना, यही सारी करणीय बातें हैं। इन्हीं के बारे में हमने आज प्राथमिक स्वरूप में कुछ जाना। ऐसी चर्चाओं में ताई हमारे साथ ही रहेंगी, ऐसा निवेदन करके मैं कल्याण मंत्र के साथ इस सत्र को समाप्त करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। भाग्यलता ताई नमस्कार।